हेलो क्लास, स्वागत है सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या काम होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। वो सारी चीज़ें हमने जो है पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा उसके टॉर्क इक्वेशन क्या बनती है, उसका एंगल इक्वेशन क्या बनती है, ये भी पता किया था कि जो उसकी जो टॉर्क होता है, उसका जो एंगल होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, वो उसकी करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जिससे हमें ये पता चला कि उसकी जो स्केल है वो लीनियर नहीं होती, नॉन लीनियर स्केल होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर आप नए हैं और अभी तक जो है पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूँगा कि देखो बीच बीच में से देखने का से शायद आपको उतना समझ में नहीं आए। आप जो है एक बार सीक्वेंस से देखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए मैंने जो है सभी वीडियो का जो नाम है उसको इसी अकॉर्डिंग सेट किया है कि आप जो है उसको सही से सीरियल नंबर वाइज देख सकें। ठीक है, नेटवर्क्स के लिए हमने लेक्चर नंबर से स्टार्ट किया था, L1 L2 L3, और मेजरमेंट के लिए हम EMI से उसका जो है नंबर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एरर्स इन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो हमारे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उनमें इन 5 तरीके से हमें जो है उसमें एरर देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहला एरर किस कारण से देखने के लिए मिल सकता है? एडी करंट एरर। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर AC करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, AC करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट्स के लूप बनने स्टार्ट होंगे। सर्किट के अंदर क्या होगा, अगर हमारे पास एक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हुआ है पूरा, एक हमारे पास ही मान लीजिए कोर है, मैग्नेटिक मटेरियल के फ्लक्स पास कराने हेतु हमने जो है इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया है। सॉफ्ट आयरन कोर हम मेनली यूज़ करते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अब ये कोर का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने बड़े इसके अंदर करंट्स के लूप बनेंगे, छोटे छोटे ये हमारे लूप इसके अंदर बनते रहेंगे। अब ये मटेरियल का साइज जितना बड़ा होगा उतने बड़े इसके लूप बनेंगे, जितने इसका छोटा साइज होगा उतने उसके छोटे लूप बनेंगे। अब देखो जो उसका एडी करंट लॉस है वो तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। ठीक है, करंट के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसके अंदर करंट्स के लूप बनेंगे तो सिंपल सा क्या बात है कि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या कीजिए, जो एडी करंट के लूप हैं हम चाहते हैं उसमें लॉसेस मिनिमम हो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसको प्रिवेंटेशन के लिए, उसके बचाव के लिए हम बस इतना करेंगे कि जो उसके कोर का साइज है उसको छोटा करके रखेंगे, या फिर उसके जो कोर है उसको स्ट्रैंड्स में पतली पतली शीट्स में उसको काट देंगे। पतली पतली शीट में काट के उसमें इंसुलेशन लगा के बीच में, तब उसको आपस में लगा के रखेंगे। जैसे आपने अगर ट्रांसफार्मर का कोर देखा हो, जैसे ट्रांसफार्मर का कोर होता है ठीक वैसे ही उसमें क्या होता है कि आप देखोगे पतली पतली शीट होती है और वो फिर आपस में फिर जोड़ के एक पूरे कोर को सेव दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम एडी करंट लॉसेस को कम कर सकते हैं बहुत हद तक। ठीक है, दूसरा एरर आता है हमारा हिस्टेरेसिस एरर। देखो हिस्टेरेसिस एरर आपको पता है किस कारण से आता है। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी मटेरियल में, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के से क्या होता है कि उसका जो मटेरियल है, जो कोर हमने इस्तेमाल किया है, वो हाफ साइकिल के लिए मैग्नेटाइज होता है, फिर हाफ साइकिल के लिए डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से होगा क्या कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जीरो होने के बावजूद भी उसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, जो बच गई। और उसके बाद हमको नेगेटिव में जो अपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ रहा है उसको जीरो करने के लिए, वो कहलाएगा हमारा कोरिसिविटी। और इस तरीके से हमारा जो है एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अब जितना इस लूप का एरिया होगा उतना हमारा हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना इस लूप का एरिया होगा उतना हमारा हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होगा। अब ये जो लूप का एरिया हम घटाए तो घटाए कैसे? तो देखो जो हमारे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो हमारे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें जो है रिटेंटिविटी भी ज़्यादा होती है, उसमें कोरिसिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हमको कैसे मटेरियल चाहिए? हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें रिटेंटिविटी अच्छी हो, लेकिन जो उसकी कोरिसिविटी है वो कम हो, यानी कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। तो अगर मैं BH कर्व बनाऊं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो ये ऊपर तक मैग्नेटाइज हो गया, रिटेंटिविटी बढ़िया है, लेकिन कोरिसिविटी बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो आप देखोगे इसके कंपैरिजन में अगर आप इसका एरिया निकालोगे वो कम निकलेगा। तो ये हमारा BH कर्व है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल।
यहाँ से हमारी ये दो चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि हमको जो है हिस्टेरेसिस लॉसेस कम करने हैं तो हमको कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ करना है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हमको यूज़ करना है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो एडी करंट लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टेरेसिस एरर को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरर। ठीक है, अब देखो हमने पिछली वीडियो में भी यही बात बताई थी कि जो हमारा जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो AC और DC दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो किसी से बात छिपी नहीं है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक कोयल है वो इंडक्टिव नेचर की तो होती है। अगर हमारे पास एक कोयल है, इसका अगर अपना रेजिस्टेंस है तो अपना इसका एक इंडक्टेंस भी तो होगा। अब अगर हमारे पास मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें कोयल तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही हमारा टॉर्क का ये बनता है I²/2 dl/d थीटा। ठीक है, तो इंडक्टेंस होगा तभी तो dl/d थीटा होगा। ठीक है, तो उसका अपना कुछ इंडक्टेंस तो होगा ही। अब DC के लिए तो ये यूज़ की जा सकती है, DC के लिए तो इंडक्टेंस हमारा 0 है, हम जो है इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें AC के लिए तो AC के लिए क्या होगा, उसका जो DC सर्किट के लिए जो करंट होगी वो उसकी करंट सीधी सीधी किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ रजिस्टेंस पे। AC के लिए जो करंट होगी वो करंट किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी रेजिस्टेंस पे और इंडक्टिव रिएक्टेंस पे। ठीक, दो चीज़ों पे हमारी जो करंट डिपेंड कर रही है, AC के केस में, DC के केस में सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब देखो जो हमारा एक्सेल है 2πfl, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी एक्सेल की वैल्यू बढ़ती रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्सेल मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक, जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा करंट मेरी कम होती रहेगी। तो मतलब जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से जो रीडिंग है वो कम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है यार। एक तो DC में AC में वैसे ही अंतर हो रहा है। तो देखो DC AC के लिए हमको स्पेशली अलग से कैलिब्रेटेड जो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, ये रिकमेंडेड है कि AC और DC के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है AC के लिए अलग और DC के लिए अलग। मेनली तो देखो DC सप्लाई जो है हम कम ही यूज करते हैं। कहाँ पे जो बैटरी चार्जर होते हैं वहाँ पे हम DC एमीटर यूज करते हैं सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा हम जो है शायद ही कहीं पे जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहीं पे देख रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो है इसका लैब में यूज़ है, वहाँ पे तो वो साइंटिस्ट जाने, हमारा काम है प्रैक्टिकल यूज को देखना। तो प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए देखो हमको फ्रीक्वेंसी कम पे यूज़ करनी है। अगर आप AC DC दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी एरर को कम करने के लिए MI टाइप इंस्ट्रूमेंट should be used at low frequency। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करेंगे तो उसमें एरर मिनिमम रहेंगे। क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस जो होता है वो कम होता है। फ्रीक्वेंसी अगर कम रहेगी तो जो है एक्सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उससे क्या होगा, चेंजेस ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करेंगे तो आपको फिर AC के लिए आपको अलग इंस्ट्रूमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट अलग से MI टाइप डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो उसमें एक्सेल को कंसिडर किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उसको कैलिब्रेट करके तब उसका स्केल डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर किस वजह से आ रहा है हमने इस बारे में भी डिस्कस किया। इसके बाद आता है हमारा एरर्स ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यानी जो इन्वायरमेंट में हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसकी वजह से क्या एरर इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हमने ये वाला एरर PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस नहीं किया। उसमें क्यों नहीं आया, इसमें क्यों आ रहा है। तो देखो हमने देखा था कि जो हमारा PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स ऑन एक्सेट। और जो हमारा MI टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो जो है लो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। ठीक है, अब लो मैग्नेटिक फील्ड पे अगर वो काम कर रहा है
तो लो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते रहने के लिए उसके पास अगर इन्वायरमेंट से थोड़ा सा भी अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके पास आता है तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है, क्योंकि पीएमसी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड पर काम कर रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा तो वो हो सकता है उसको फ़र्क भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है। कितना वीक होता है? लगभग 6 से 7 मिली वेबर का होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक है कि उसमें अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट आता है तो एरर काफ़ी ज़्यादा शो होता है। उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए एक आयरन केस यानी कि एक आयरन का बना हुआ बक्सा उस मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के चारों तरफ बनाया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का वो मिनिमम हो सके, ठीक है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा तो ये मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो कैसे उसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्यों पड़ता है, इस बारे में हमने बात की। कैसे उसको कम किया जा सकता है, उसको एक आयरन बॉक्स में अगर हम रखें मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट को, वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा और वही ज़्यादा सूटेबल भी रहेगा। इसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर एरर। टेम्परेचर एरर क्यों हो सकता है, इस बारे में हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने इस पर न्यूमेरिकल भी किया हुआ है कि टेम्परेचर एरर क्यों आता है। रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर वो मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सेमीकंडक्टर है तो पहले रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पहले रेजिस्टेंस घटेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब हमारे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम जो है जब इंस्ट्रूमेंट रेडी करते हैं तो वो लैब में रेडी होता है, और जब प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं तो फील्ड में जो टेम्परेचर और लैब के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने के लिए मिलता है। उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो कैलिब्रेटेड वैल्यू होती है उससे वो रीडिंग कम या ज़्यादा देने की कोशिश करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्केल, ठीक। अब हमको ये चीज़ कंसिडर करते हुए चलनी है, तो हम क्या करेंगे? देखो, मिनिमम टेम्परेचर एरर आए उसके लिए हमने क्या किया था, मैग्नीन के लिए हमने स्वयं रजिस्टर यूज किया था। स्वयं रजिस्टेंस हमने एक जो हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस था कोयल का, इंस्ट्रूमेंट का, उसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया था हाई वैल्यू का, जिससे क्या हो रहा था, हमारा जो है रेजिस्टेंस कम हो रहा था। हमने जो है लास्ट टू लास्ट वीडियो में इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, इसके बारे में बताया भी हुआ है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप देखिए, लगभग 3 से 4 मिनट हमने सिर्फ यही डिस्कस करने में लगाया है कि अगर हम स्वयं रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो उससे कितने % तक हमारे जो है एरर कम होता है। और वो एरर जो है लगभग 20% एरर जहाँ पे स्वयं रेजिस्टेंस लगाए बिना आ रहा था, स्वयं रेजिस्टेंस लगाने के बाद वो एरर लगभग 0.2% आया, ठीक है। तो लगभग 200% एरर जो है हमारा फुल स्केल वैल्यू के रेस्पेक्ट में कम हो गया, ठीक है। तो ये एरर हो सकते हैं किसी भी मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। अब बात करते हैं अगर फ़ायदे की, तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट देखो वजन में हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, सबसे कम पावर खर्च करता है, लो मैग्नेटिक फील्ड पर काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा AC DC दोनों पे काम करता है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो AC DC पे कोई एरर भी नहीं देगा, बहुत ही माइन्यूट से एरर होगा जिसको आप जो है नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये फ़ायदे हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के। अगर लिखना पड़े तो आप यही 4-5 फ़ायदे लिख देंगे, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा आपका। अगर बात की जाए कि इसके नुकसान क्या है, तो नुकसान में या डिसएडवांटेजेस में तो बस यही मैं कहूँगा। देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड उसका बहुत ज़्यादा वीक है, तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का होता है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्टिव केस इसको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या नुकसान हो सकता है, इसमें जो है टेम्परेचर एरर वगैरह तो हमने जो है बता दिया, इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो स्केल है वो नॉन लीनियर है, जबकि हमारा PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट की स्केल क्या है, लीनियर है। लीनियर स्केल होने से क्या होता है कि चाहे आप लो वैल्यू के लिए रीडिंग ले या हाई वैल्यू के लिए रीडिंग ले, उसमें जो स्केल का डिफ्लेक्शन है वो लगभग बराबर रहता है। जबकि जो नॉन लीनियर होता है वो शुरुआत में लगभग आधी स्केल तक का डिफ्लेक्शन उतना अच्छे से नहीं दिखा पाता है जितना अच्छे से बाकी हाफ का दिखाता है। तो ये ज़्यादातर अपनी 60 to 70% वाली रेंज में से ज़्यादा की वैल्यू के लिए तो बहुत सूटेबल रहता है, लेकिन लो वैल्यू की रीडिंग वो उतने अच्छे से हम उसमें रीड नहीं कर सकते। ये इसके थोड़े से कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा जो है AC DC के लिए अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हमको AC के लिए अलग से कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, DC के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? वही फ्रीक्वेंसी एरर आ जाते हैं, इस बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स है जो मुझे लगता है कि आपको पता होने ज़रूरी थे, इसलिए इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो तैयार की गई है। अगर अभी भी जो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो अगर आपका डाउट आता है वो डाउट आप मुझे वहाँ पे बता दीजिए। जैसे भी हो, बस आप पढ़ते रहने चाहिए, सीखते रहने चाहिए, इतना काफ़ी है। बाकी अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, देखते हैं उसको।